सो बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केपलर सेकंड लॉ के बारे में। मुझे यह तो नहीं पता कि आपने आज तक किस तरीके से पढ़ाई की है या फिर केपलर सेकंड लॉ कैसे पढ़ा है, लेकिन ये गारंटी जरूर देता हूं, आज जैसा पढ़ोगे ना वो कभी भूल आप नहीं पाओगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। केपलर का द्वितीय नियम की बात करते हैं ना। सबसे पहले ये पता होना चाहिए केपलर सेकंड लॉ होता क्या है, क्या कहते हैं। तो यहाँ बगल में मैंने नियम लिख के रख दिया है। केपलर सेकंड लॉ क्या कहते हैं बेटा, किसी ग्रह की क्षेत्रीय चाल कैसी होती है बिंदी नियत। कैसा चाल, क्षेत्रीय चाल, मतलब किसी क्षेत्रफल में चलने वाला जो चाल होता है बेटा वो कैसी है, नियत। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो कभी नहीं बदलता बेटा, एक जैसा ही रहेगा उसका जो क्षेत्रीय चाल होता है। इसका मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये बोलता है क्षेत्रीय चाल नियत होती है, भैया क्षेत्रीय चाल क्या होता है, मतलब कॉमन सी बात है, उसका जो क्षेत्रफल का मान है बेटा वो कभी नहीं बदलेगा। इसका मीनिंग समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिएगा मेरी बात। देखिए मैं मान के चलता हूं यहाँ पे, ठीक, ये वाला आपको एक गोला दिख रहा है, यहाँ पे एक सूरज है मान के चलिए ये, ठीक है। आप पहले से जानते हो कि सारे के सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, बिल्कुल। अगर ये एक सन है, सूरज आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द मान के चलिए यहाँ पर एक कोई ग्रह है। देखिए ये सूरज है, यहाँ पर क्या है बेटा, एक ग्रह है। ये ग्रह ना ऐसे इसके चारों ओर इर्द गिर्द घूमता है बेटा, ऐसे गोल 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 ऐसे घूमता है, ठीक। देखिए फर्स्टली कंडीशन, जब सूरज यहाँ पे होता है तो मैं मान के चलता हूँ ये ग्रह यहाँ पे है, ठीक, ये यहाँ पे था, ठीक, जिस समय यहाँ पे था उस कंडीशन में, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये ग्रह यहाँ से चल के कहाँ पहुंच गया बेटा, यहाँ पे पहुंच गया। मतलब पहले ए पोजीशन पे था, अब कहाँ पे पहुंच गया बेटा, बी पोजीशन पे पहुंच गया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये क्या कंडीशन है, जब ग्रह क्या है बेटा, ये सूर्य के पास में है। कब, जब ग्रह सूर्य के क्या है बेटा, पास में है। अगर देखिए हमेशा तो ग्रह सूर्य के पास नहीं होता, अगर हमेशा ग्रह जो है वो सूर्य के एक ही डिस्टेंस पर है तो भैया दिन और रात कभी छोटा कभी बड़ा क्यों होता। ये कब होता है पता है आपको, जब जब ग्रह सूर्य के पास आता है तो दिन पास आता है या दूर जाता है तो दिन और रात के समय में क्या होता है बेटा, एक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ग्रह सूर्य के पास होता है ना बेटा तो क्या करता है पता है, बहुत तेज तेज घूमता है ऐसा। और जैसे जैसे ग्रह की दूरी सूर्य से बढ़ती जाती है, मतलब पहले तो ग्रह यहाँ पे था, अब कहाँ पे बेटा, यहाँ पे हो गया, तो भैया ये सूर्य से दूर जाके ऐसे गोल गोल घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसे जैसे इस ग्रह की सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, इसकी घूमने की गति कैसी होती है बेटा, कम होती जाती है। कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। और जैसे जैसे ये ग्रह सूर्य के नजदीक आते जाता है, इसकी घूमने की स्पीड क्या होती जाता है, बढ़ती जाती है। लेकिन भैया स्टेटमेंट बोलता है किसी ग्रह का क्षेत्रीय चाल हमेशा कैसे होता है बेटा, नियत होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर क्षेत्रीय चाल नियत है तो इसका क्षेत्रफल भी कैसा होगा बेटा, नियत ही होगा। मतलब यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल वाला एरिया दिख रहा है इसको ध्यान में रखिएगा ना। फर्स्ट कंडीशन में जितना क्षेत्रफल बनेगा, ये देखिए पहले जब ग्रह नजदीक था तो ग्रह ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने में इतना क्षेत्रफल आपका कवर किया, किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। ध्यान में रखिएगा ना। सेम चीज यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाला कंडीशन देखिएगा, जब ग्रह यहाँ पे था और यहाँ तक गया तो भैया पहले ग्रह क्या था, नजदीक था सूर्य के तो बड़ा क्षेत्रफल कवर किया, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन नहीं। जितना क्षेत्रफल ये यहाँ पे कवर करेगा उतना ही क्षेत्रफल जब ये दूर रहता है तब कवर करता है। आई मीन टू से, ये देखिए अभी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसने बहुत तेज तेज चला तो ज्यादा दूरी तय कर लिया। आपको लग रहा होगा ज्यादा क्षेत्रफल है, नहीं, ये क्षेत्रफल उतने का उतना ही रहता है ना। ध्यान में रखिए, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कम डिस्टेंस चला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये कम दूरी तक चला है। क्यों, इसका रीजन रहता है जब सूर्य से दूरी बढ़ती है ग्रह की तो इसका घूमने का स्पीड कैसा हो जाता है बेटा, कम। और जैसे जैसे सूर्य से नजदीकियां बढ़ती है ग्रह की, इसके घूमने का स्पीड कैसा हो जाता है बेटा, ज्यादा। ठीक है, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ ग्रह की घूमने की गति कम हो जाती है और नजदीक आने के साथ साथ ग्रह की घूमने की गति क्या होती है बेटा, तेज हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है ना। ये कहता है आपका केपलर के द्वितीय नियम की जो कंडीशंस है वो। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन का, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक ग्रह है मान के चलिए एस, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, एक ग्रह सूर्य है मान के चलिए, और यहाँ पे एक छोटा सा ग्रह है। ये जो ग्रह दिख रहा है ये सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द ऐसे घूमता है। पहली स्थिति में पॉइंट ए पे था, मान के चलिए किसी समय टी पर था, ये क्या कहाँ पे था बेटा, पॉइंट ए पे था।
कुछ समय बाद इसकी स्थिति बदलती है, ठीक है, तो थोड़ा सा आगे जाता है और पॉइंट बी पर चला जाता है। तो भैया समय का मान बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा होगा बिल्कुल। अगर ये टी समय पर पोजीशन ए पर था तो बिल्कुल समय थोड़ा सा और बढ़ा होगा, मतलब टी प्लस डेल टी समय पर ये पोजीशन बी पर रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा कि नहीं रहा होगा? टी समय पर अगर ये टी पे था तो थोड़ा सा और समय बदला होगा, मुझे नहीं पता कितना बदला, मैंने मान के चला डेल टी, थोड़ा सा और समय बदला, तो किस पोजीशन पे आ जाएगा बेटा? पोजीशन बी पर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। उस कंडीशन में आप देखोगे तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में वो कुछ क्षेत्रफल कवर करता है बेटा। ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाने में, इतना एरिया कवर किया किया कि नहीं किया? किया। वो जो एरिया दिख रहा है ये आपको ऐसा नहीं लगता कि त्रिभुज जैसा दिख रहा है? देखिए ध्यान से, ये पॉइंट एस, ए और बी, ये एक छोटा सा त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ऐसा टाइप का दिख रहा होगा, ऐसा, ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो भैया अगर ये एक त्रिभुज है तो बिल्कुल इसका आपको माप दिया हुआ है आर, ठीक है, और ये वाला दिया है ए से लेके बी तक, दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। भाई आप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला पहले से जानते हो, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। सेम चीज को हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या बोलते हैं? मान लो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में एम द्रव्यमान के किसी ग्रह का समय टी पर स्थिति ए और टी प्लस डेल टी पर स्थिति कितना है बेटा? बी है। देखो मैंने लिखा है एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यहाँ पर जो वस्तु है ये कौन से द्रव्यमान का है बेटा? एम द्रव्यमान का है। कैसा है? एम, मतलब ये वाला जो वस्तु दिख रहा है ये किस किसका द्रव्यमान कैसा है बेटा? एम है, ध्यान में रखिएगा ना। एम द्रव्यमान की वस्तु किसी ग्रह की किसी ग्रह की समय टी पर स्थिति कितनी थी बेटा? ए, और टी प्लस डेल टी पर स्थिति कितनी थी? बी थी। बिल्कुल, ये मैंने आपको समझाया, कोई चीज लिखा है। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित का मतलब ये डस वाला है जो एरिया दिख रहा है, सिर्फ इतने की बात करें ना, ये बाहर वाला हिस्सा पूरा इमेजिनरी है, ठीक है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। आपके जो बुक में डायग्राम है उसमें इतना हिस्से की बात की गई होगी, बिल्कुल ध्यान रखिए। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल डेल ए इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1/2 आर का वर्ग इंटू ए बी का वर्ग, ये हो गया आपका समीकरण एक। देखिए ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ना, पूरा डायग्राम का काम नहीं है आपका, ये पूरा एरिया आप चाहो तो यहाँ पर मिटा सकते हो। मैं आपको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, दिस समझाने के पर्पज से मैंने बनाया था। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बाकी डेटा इरेज करते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको कि चीजें होता कैसे है और ये बना कैसे है, ध्यान से ना। चलिए ये ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट आपका कौन सा है बेटा? ये पॉइंट बी है, ए है, ठीक है। और ये जो वस्तु दिख रहा है इसका द्रव्यमान कितना है बेटा? एम है, स्मॉल एम ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अब ध्यान से बात करते हैं। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है बेटा? 1/2 आर वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर। ये क्या चीज है आपको पता है? यहाँ क्षेत्रफल लिखे हो कि नहीं लिखे हो? लिखे हो। तो ये बन रहा है जो जो डायग्राम बन रहा है वो किसका बन रहा है? त्रिभुज का बन रहा है। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तो पहले से जानते हो, कितना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित कितना होता है बेटा? ऊंचाई। ये आप पहले से जानते हो कि नहीं? बिल्कुल जानते हो ना, आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया बेटा? आधार गुणित ऊंचाई। कौन सा क्षेत्रफल? त्रिभुज के क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे वही लिखा है 1/2 इंटू आधार का मान कितना था? मैंने अब भी बताया, ये त्रिभुज कुछ ऐसा बन रहा था आपका, ऐसा बना था कि नहीं बना था? बन रहा था। तो ये वाला वैल्यू आपको दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, ये आर दिया है आपको, यहाँ पे आर दिया है। ये और पॉइंट ए से लेके बी तक चलते हैं, तो भैया आर दिया, आधार दिया है, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये उसको मैं क्या मान लिया? ऊंचाई मान लिया इस वाले डिस्टेंस को। तो बिल्कुल 1/2 आधार गुणित कितना बेटा? ऊंचाई, ऊंचाई को ए बी वेक्टर मान लिया। अब चूंकि सभी के सभी वेक्टर में है तो वेक्टर लिख दिया। वेक्टर इसलिए क्योंकि ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि किसे बोलते हैं? जिसका एक निश्चित मान और क्या होता है बेटा? दिशा होती है। तो बिल्कुल आर वेक्टर इसकी त्रिज्या एक निश्चित मान होगा और ये एक निश्चित दिशा में चलेगा तो इसकी भी एक वैल्यू होगी, इसलिए उसको हम लोग वेक्टर में लिखे हैं। अब देखिएगा ना अगले कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो वस्तु है, ये आपको जो ग्रह दिख रहा है ना, ये किसी न किसी एक निश्चित वेग से चलता होगा, क्योंकि भैया इसका कोई ना कोई गति का एक वैल्यू होगा ही होगा, कितना भी स्पीड से चले, एक 1-2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, जो भी हो, ठीक है, तो एक निश्चित वेग से चलता होगा। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना या यदि, ठीक है, ग्रह का रेखीय वेग, ग्रह का रेखीय वेग, रेखीय वेग v हो तो, v हो तो भैया ग्रह का रेखीय वेग v की बात की गई है ना, तो आप पहले से आपको पता होना चाहिए रेखीय वेग का फार्मूला कितना होता है। रेखीय वेग इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? विस्थापन बटे समय, होता है कि नहीं होता है? वेग इज इक्वल टू होता है कि नहीं होता है? विस्थापन बटे
समय, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए अब यहाँ पे विस्थापन और समय की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं रेखीय वेग को v वेक्टर से प्रदर्शित करूं तो विस्थापन कितना, a से लेके b तक चला तो a b वेक्टर हो गया आपका विस्थापन, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बटे समय अंतराल कितना लगा, भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई समय लगा, तो कौन सा समय लगा, आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा मैं बता चुका हूँ, डेल टी समय लगा था। कितना समय बेटा आपको, डेल टी समय लगा था, जो कि यहाँ पे आपने लिखा है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ए बी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा बेटा वी वेक्टर डॉट डेल टी, ये आपको दिख रहा होगा। इसको मान लो आप एक और वैल्यू। अब ध्यान से देखो, आपने जो समीकरण एक लिखा है इसमें ए बी का वैल्यू यहाँ पे ले जाके क्या कर दो बेटा, पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखोगे तब समीकरण एक में मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए ध्यान से समीकरण एक में मान रखिए। जब समीकरण एक में मान रखोगे तब क्या हो जाएगा बेटा आपका डेल ए बराबर 1/2 इंटू आर वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर का वैल्यू कितना है बेटा, वी वेक्टर डॉट डेल टी, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद ये डेल ए अपॉन ये डेल टी है इधर है, इसको इधर ला दो बेटा, ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू आर वेक्टर इंटू कितना हो गया बेटा आपका वी वेक्टर। अब कुछ मत करना, ये डेल ए अपॉन डेल टी, चूंकि आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1/2 के नीचे यहाँ पर m का गुणा करना है, एक यहाँ पर m का गुणा करना। m का गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं इसको क्या कर सकूं बेटा, आपका जो कोणीय संवेग है उसमें परिवर्तित कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे रखिएगा 1/2 m इंटू ये r वेक्टर इंटू कितना हो गया बेटा m और v वेक्टर, इसको m v वेक्टर कर देते हैं एक साथ, ठीक है। आप देखिए ये संवेग का फार्मूला है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, रेखीय संवेग का, तो वो बना लेते हैं हम लोग। डेल ए अपॉन कितना बेटा, ये यहाँ हो गया डेल टी 1/2 m इंटू आर वेक्टर इंटू कितना हो गया बेटा, ये पी वेक्टर हो गया, ठीक। ये है कोणीय के संवेग का फार्मूला, बिल्कुल ध्यान में रखिए, बगल में लिख देता हूँ, चूंकि संवेग बराबर, संवेग बराबर कितना होता है बेटा, द्रव्यमान इंटू वेग, होता है कि नहीं होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं और वेग को किससे दर्शाते हैं बेटा, v से दर्शाते हैं। तो p इक्वल टू कितना हो गया mv, क्योंकि आप द्रव्यमान संवेग को p लिखते हो और इसको mv लिखते हो बेटा, ध्यान में रखिएगा ना। p इक्वल टू कितना हो गया बेटा mv, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो वैल्यू दिख रहा है r वेक्टर इंटू p वेक्टर, ये किसका वैल्यू है, आप माइंड में थोड़ा सा जोर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये कोणीय संवेग की वैल्यू है, किसकी है बेटा, कोणीय संवेग की। यहाँ पे लिखिएगा अतः, अतः कोणीय संवेग, कोणीय संवेग L बराबर, L बराबर R वेक्टर इंटू P वेक्टर, तब मान रखने पर, मान रखने पर, यहाँ पे अतः नहीं चूंकि, चूंकि वर्ड इस्तेमाल करना, चूंकि कोणीय संवेग L बराबर कितना होता है बेटा, R वेक्टर इंटू P वेक्टर, तब मान रखने पर इसका मान आप यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा आपका डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, इसका मान रखो, ये कितना हो गया बेटा एल हो गया, एल अपॉन कितना हो गया बेटा आपका 2m हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे अगर मान के चलिए ये जो वस्तु आपको दिख रही है द्रव्यमान की वस्तु, इस पर कोई भी बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो कभी भी इसका जो कोणीय संवेग का मान है, मतलब एल का मान है, वो चेंज नहीं होगा और इसका द्रव्यमान का मान भी कभी भी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा वैल्यू कैसा हो जाएगा बेटा आपका, नियत हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, नियत। तो भैया डेल ए अपॉन डेल टी जो इसकी क्षेत्रीय चाल है वो भी कैसी हो जाएगी बेटा, नियत हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, किसी ग्रह का क्षेत्रीय चाल कैसा होता है, नियत। तो भैया ये वैल्यू अगर इसका कोणीय संवेग और इसका द्रव्यमान कैसा हो जाए, नियत हो जाए, मतलब उसका मान क्या हो, ना बदले, तो भैया इसका जो क्षेत्रीय चाल है उसका मान बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, बाह्य बल, यदि ग्रह पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग और m क्या रहेगा बेटा, नियत रहेगा। अगर ये दोनों नियत है तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा, नियतांक बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अतः, अतः स्टेटमेंट में लिख ही देता हूं मैं, ठीक है, डेल ए अपॉन कितना बेटा, डेल टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, डेल ए अपॉन डेल टी बराबर हो जाएगा बेटा एक नियतांक, एक
नियतांक, ये एक नियतांक हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये हमने पूरा का पूरा क्या पढ़ दिया बेटा, फुल प्रूफ प्लान के साथ इसको प्रूफ कर दिया है। चाहो तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा है इसको नीचे लिख के इस पूरे के पूरे थ्योरम को क्या कर सकते हो, आप लॉक कर सकते हो। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आपने केपलर के द्वितीय नियम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार सेशन के साथ।